सोच रहे हो तुम एक म्यूजिक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हो। एक बंदा स्पीकर्स लगाने में बिजी है, दूसरा टिकट्स बेच रहा है, एक बंदा स्टेज पे लाइट टेस्ट कर रहा है और एक बंदा बैक स्टेज मैगी बना रहा है। अगर कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं हो तो कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगा। और यही होता है बिजनेस में भी। अगर काम डिवाइड नहीं हुआ तो कंपनी की हालत भी वही होगी जो अपने कॉलेज फेस्ट की होती है, लास्ट मोमेंट जुगाड़। और लास्ट मोमेंट जुगाड़ से कंपनी नहीं चलती। और इसीलिए आज का चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग, जो बताता है कैसे रिसोर्सेस और लोगों को अरेंज करके एक कंपनी को स्मूथली चलाया जाता है। सो वेलकम टू निर्माण कॉमर्स, जहां हम बोरिंग बिजनेस स्टडीज को बनाते हैं इंटरेस्टिंग और एग्जाम फ्रेंडली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर नंबर 5, ऑर्गेनाइजिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आप लोगों को उनका काम असाइन करते हो और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनको सही जगह पर अरेंज करते हो ताकि स्पेसिफिक गोल्स को अचीव किया जा सके। तो इसी बात पर हेनरी फ्योल ने बोला, टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विथ एवरीथिंग यूजफुल। बिजनेस को वो सारी चीजें प्रोवाइड करना जो बिजनेस के लिए यूजफुल है, जैसे रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, टूल्स, कैपिटल और लोग, पर्सोनल। ये सब कुछ क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में 4 स्टेप्स होती है। मतलब ये कह सकते हैं कंपनी को ऑर्गेनाइज करना इज लाइक उसे स्टार्टअप से एक प्रॉपर कंपनी बनाना। बिना ऑर्गेनाइज किए बिजनेस वही है जैसे क्रिकेट टीम बिना बैटिंग ऑर्डर के, एकदम सब कुछ कंफ्यूज्ड और आउट पे आउट। सो ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होती है? सबसे पहली स्टेप होती है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब वर्क को छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में तोड़ देना। दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। काम को ढूंढो और उसे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ दो। एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, सब अलग काम डिवाइड करो, वरना सबको लगेगा कि चाय बनानी भी सीईओ का ही काम है, ऑब्वियसली। ओके, डिपार्टमेंटलाइजेशन इज द सेकेंड स्टेप। अब काम तो तोड़ दिया, सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज को एक साथ एक ग्रुप में आप लेकर के जाओगे। जैसे कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एक ग्रुप में, मार्केटिंग की एक्टिविटीज एक ग्रुप में, यानी तोड़े हुए काम को ग्रुप करना। उसके बाद में आता है लाइक असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। सही व्यक्ति को सही काम सौंपना। इसको और डिटेल में आप स्टाफिंग वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो, तो इसका एग्जाम्पल याद रखना। मिस्टर रवि एक प्रोडक्शन हेड है, मिस नेहा मार्केटिंग सोशल मीडिया हेड है। इस तरीके से आपने हर किसी को उनका उनका काम दे करके रखा है, डिवाइड करा है, यानी कि ड्यूटीज असाइन करी है। मतलब शर्मा जी का बेटा अकाउंट्स करेगा, ना कि डाइंस सोसाइटी। एनीवेज, establishing reporting relationship is the last step of organizing process. क्लियर हायरार्की, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। जैसे डिपार्टमेंट हेड्स जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे, जनरल मैनेजर अपने लीडर को रिपोर्ट करेगा, इस तरीके से। अ, वरना सब अपने आप को बॉस समझने लगेंगे और ऑफिस बन जाएगा बिग बॉस का घर। ओके, सो हम बिग बॉस के बारे में तो नहीं, पर हाँ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में जरूर पढ़ रहे हैं। सो इसके बाद हमारे पास में आती है ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस पर। सबसे पहले आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन से काम की एफिशिएंसी बढ़ती है और क्योंकि काम डिवाइड हो जाता है। उसके बाद में आता है क्लैरिटी इन रोल्स। जब रोल्स में क्लैरिटी होगी तो कंफ्यूजन कम होगा। रिसोर्सेज जो हम यूज कर रहे हैं उनका यूजेज अच्छे तरीके से होगा और कोई वेस्ट नहीं होगा। एडेप्टेबिलिटी भी अच्छी रहेगी और चेंज के हिसाब से इजीली एडजस्ट करना भी आसान होगा। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा और काम सब कुछ स्मूथली चलता रहेगा।
हर एक व्यक्ति का पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा। मैनेजर्स, जो फ्यूचर में मैनेजर्स बनते हैं वो भी जनरल एम्प्लॉयज में से ही बनते हैं, कोई मैनेजर बन के पैदा नहीं होता है। उसके बाद में कंपनी का स्केल अप होता है, उसकी एक्सपांशन और ग्रोथ होती है। ऑर्गेनाइजिंग ना एकदम जियो की सिम की जैसी है। शुरू में थोड़ा सेटअप लगता है, पर एक बार हो गया तो स्पीड ही स्पीड। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दो तरीके का होता है। एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। काम फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड होता है। जैसे कि मान लो हर्बल ग्लो नाम की कोई कंपनी है, उसका कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है। अब उसने अपने बिजनेस में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंस का अलग, एचआर का अलग, ऐसे हर तरह के डिपार्टमेंट्स अलग अलग डाल रखे हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इसमें स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर काम डिवाइड होता है। क्लैरिटी रहती है कि किस डिपार्टमेंट में क्या काम किया जाना है, और सुपरवाइज करना भी काफ़ी आसान होता है। हाँ, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, और ग्रोथ में थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती है। नेक्स्ट कम्स डिविजनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोडक्ट या रीजन के बेसिस पर होता है। एग्जाम्पल के लिए कोई कंपनी है स्पीड ऑटो लिमिटेड करके, मान लो। वो बाइक्स भी बनाती है, कार्स भी बनाती है, ट्रक्स भी बनाती है। तो हर एक प्रोडक्ट लाइन जो है, बाइक्स की उसने अलग कर दी, कार्स की अलग कर दी, ट्रक्स की अलग कर दी, हर किसी का एक डिवीजन सेपरेट कर दिया। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इसमें अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, किस डिपार्टमेंट के लिए कौन अकाउंटेबल है आपको ऑलरेडी पता है। उसके बाद में हर एक चीज, हर एक प्रोडक्ट परफॉर्मेंस की बेसिस पर इवेल्युएट की जाती है। हाँ, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि पैसा बहुत ज्यादा लगता है, कॉस्टली होता है। कुछ रिसोर्सेज डुप्लीकेट यूज हो जाती है, जैसे डुप्लीकेशन बढ़ जाता है काम का। मतलब हर प्रोडक्ट का अपना मिनी सीईओ होता ही है। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, अब ऑर्गेनाइजेशन ना दो तरह की होती है। एक होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और एक होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर रोल्स, रूल्स, हायरार्की, पॉलिसीज, हर एक चीज क्लियरली डिफाइंड एक्टिविटीज में डेडिकेटेड होती है। उसके बाद में बात करते हैं हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ पर कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता, यहाँ पर एकदम दोस्ती वाला नेटवर्क होता है, कैंटीन गॉसिप्स, ऑफिस ग्रुप्स, ये सारा कुछ एकदम फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉयज के बीच। अब एक सीधी सी चीज है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या तो सिर्फ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर हो या तो सिर्फ फॉर्मल स्ट्रक्चर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल बिहेवियर में एक छोटा सा डिफरेंस है, कम्युनिकेशन का, फॉर्मेशन का, लोगों के बिहेवियर का, लीडरशिप, स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इन सब चीजों के अलावा और किसी चीज का भी कोई डिफरेंस नहीं होता। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे मेजरली इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एग्जाम में हर साल आता ही आता है, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ओके, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है जब सुपीरियर अपनी अथॉरिटी सब ऑर्डिनेट को दे देता है, तो उसे हम डेलीगेशन कहते हैं। ये ट्रांसफर, जो अथॉरिटी का ट्रांसफर होता है, ये डाउनवर्ड्स होता है, यानी टॉप टू बॉटम होता है, अपना काम किसी और को डेलीगेट कर देना। इसके अंदर तीन चीजें होती है, तीन एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है अथॉरिटी, मतलब ऑर्डर देने का राइट। एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी। और एक होता है अकाउंटेबिलिटी, रिजल्ट्स के लिए जवाब देना। ये तीन चीजें, ये तीन एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन के। इट्स लाइक डेलीगेशन का मतलब बॉस बोलेगा प्रेजेंटेशन तुम बनाओ, क्रेडिट मैं ले जाऊंगा, ऑब्वियसली। ओके, अब बात करते हैं हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में इम्पोर्टेंस क्या है।
तो इसमें मैनेजमेंट इफेक्टिव होता है, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होता है, मोटिवेशन मिलता है एम्प्लॉयज को कि उन्हें बड़ा टास्क मिला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, अच्छा काम करूंगा तो पैसा ज्यादा मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, ग्रोथ होगी, और कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। और जो टॉप या मिडिल लेवल के लोग होते हैं उनमें वर्कलोड भी कम होता है, और काम को सही तरह से डेलीगेट करने पर हमें सामने वाले की एफिशिएंसी भी समझ में आती है। अब इसी से मिलता जुलता एक और टर्म होता है जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ भाई, चैप्टर नंबर सेकंड में कहीं कहीं तो सुना सुना सा लग रहा होगा। एग्जैक्टली exactly. जब अथॉरिटी सिस्टमेटिकली हर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। एक सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है ये। अब सिस्टमैटिक क्या होता है भाई? देखो, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दो चीजें होती है। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? पावर टॉप लेवल के बॉस के पास है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? पावर हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा सा है। तो सेंट्रलाइजेशन इज लाइक मम्मी के बिना घर में ग्लास पानी भी नहीं मिल सकता, और डिसेंट्रलाइजेशन इज लाइक सबको किचन की चाबी मिली है। सो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में क्या डिफरेंस है? सो डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में इतना सा डिफरेंस है कि आप अपनी अथॉरिटीज और पावर्स सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में ऑटोमेटिकली हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे वो पावर्स डेलीकेटेड ऑलरेडी रहती है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, सो नो वरीज विद दैट। अब हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं इस चैप्टर का। ऑर्गेनाइजिंग मतलब ड्यूटीज को असाइन करना और रिसोर्सेज को अरेंज करना। स्टेप्स: डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इंपॉर्टेंस: स्पेशलाइजेशन, क्लैरिटी एंड ग्रोथ। स्ट्रक्चर्स दो तरह के होते हैं, फंक्शनल और डिविजनल। ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। डेलीगेशन मतलब अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को हर लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करना। और दोस्तों बस इतना याद रखो, बिना ऑर्गेनाइजिंग के बिजनेस वही है जैसे क्लास में बिना टाइम टेबल के सब सब्जेक्ट्स मिक्स और रिजल्ट जीरो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे डेलीगेट करो अपने फिंगर को। कमेंट में लिखो तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है या इनफॉर्मल, और शेयर करो दोस्तों के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।